आपको क्या लगता हाँ, है किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के पोते 2 सीट के लायक हैं? सही मायने में तो जितना उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसमें तो उनको एक सीट के भी लायक नहीं समझा। हम्म। भारत रत्न, एक दादा को भारत रत्न देने पे जो आदमी अपनी विचारधारा बदल ले हम्म। और मोदी में अपने दादा की छवि देख ले, इसका बड़ा अपमान करने वाला पोता मैंने नहीं देखा। इधर सब फैसला दे दिए, उधर राज्यसभा ले लीजिए, इधर फैसला दीजिए राजकीय दल के फेवर में और दूसरे दिन लोकसभा लड़ने के लिए उतर जाइए। हम्म। तो फिर ये न्यायदान नहीं है, न्यायपालिका को बेच रहे हैं आप। सर अच्छा अच्छा, इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बीजेपी और गोदी मीडिया बड़ा चिल्ला रहे थे कि इन लोगों को सीट शेयरिंग इनकी नहीं हो पा रही है, देखिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इन लोग में आपसी तालमेल ठीक नहीं है। लेकिन अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी खुद फंस गई है। सीट शेयरिंग पर बुरे हालात हैं, साफ दिख रहा है कि एनडीए में टूट पड़ सकती है। सर महाराष्ट्र और बिहार में किस तरीके से बीजेपी के जो सीट शेयरिंग है, ये खतरे का बादल बना हुआ है बीजेपी के सर के ऊपर, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। दर्शकों को समझाइए कि किस तरीके से महाराष्ट्र और बिहार में फंसी है बीजेपी। देखिए, बीजेपी सिर्फ महाराष्ट्र बिहार में नहीं फंसी, जहां जहां गठबंधन है वहां वहां फंसी है। हम्म। हरियाणा की सीट अनाउंस हुई क्या? केरल की 12 सीटें अनाउंस करते हो आप। हम्म। हरियाणा तो दिल्ली के पास है, वहां आप चौटाला के साथ है, वहां फंसा मामला। हाँ। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ आप है, वहां फंसा है मामला। महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे, अजित पवार, ये जितने सीटें मांग रहे हैं उस हिसाब से तो आंकड़ा 60 का पार कर रहे हैं। हम्म। यदि 15-20 सीटों पे, यदि 15 सीटों पे एकनाथ शिंदे और 20 सीटों पे वो लड़ेंगे अजित पवार, हम्म। तो फिर क्या 10-12 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी क्या? महाराष्ट्र में मसला फंसा हुआ है, जहां हम्म। जहां गठबंधन वहां वहां ये फंसे हुए हैं। अब इनको समझ में आ गया गठबंधन के मायने क्या है। आज खबर यह है कि पटना में फिर गड़बड़ हो रही है कुछ, हम्म। क्योंकि जब जब नीतीश कुमार दावे के साथ कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उसका अर्थ है शीघ्र ही चला जाऊंगा। ये बात तेजस्वी यादव ने भी मंच से बोली थी, गांधी मैदान वाली उन्होंने रैली में ये बात उन्होंने उस दिन कहा कही ना थी। कि भाई मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इसके मायने थे कि मैं बीजेपी के जाने के लिए मर रहा हूं, बीजेपी मुझे इनवाइट करे। हम्म। अब उन्होंने कहा कि हम थोड़ा इधर उधर हो गए थे लेकिन हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हम्म। इसका मतलब है आप इंतजार कीजिए, हम आपको छोड़ के ही जाएंगे, या आपको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम्म। हम ऐसा कुछ करेंगे कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे बीजेपी को। नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, कब दरवाजे से आकर खिड़की से निकल जाए, कब खिड़की से आके निकल दरवाजे से कोई, निकल जाए, हाँ। कोई तो भरोसा नहीं। अच्छा ऐसे सर, ऐसे जयंत चौधरी को भी 2 सीटों हाँ में समेट दिया है, 2 ही सीटें दी है। आपको क्या लगता हाँ, है किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के पोते 2 सीट के लायक हैं? सही मायने में तो जितना उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसमें तो उनको एक सीट के भी लायक नहीं समझा। हम्म। भारत रत्न, एक दादा को भारत रत्न देने पे जो आदमी अपनी विचारधारा बदल ले हम्म। और मोदी में अपने दादा की छवि देख ले, इसका बड़ा अपमान करने वाला पोता मैंने नहीं देखा। और सर अरे वो भी तब दादाजी जब की किसानों के लिए रबर, उनके ऊपर रबर बुलेट्स चलाई जा रही, किसान बुलेट आंदोलित चलाई जा है। रही है। आज यदि चरण सिंह होते तो अपने पोते का देश निकाला कर देते। ये कैसा खून भाई इतना पतला हो गया। चौधरी चरण सिंह अपनी जान, पद, राजकीय कार्य, पूरी भविष्य सब किसानों के लिए दांव पे लगा देते थे, इसलिए हाँ किसान उनको भगवान मानते हैं। बिल्कुल। ये अपने राजनीतिक करियर के लिए या अपने हम्म। कुछ सत्ता पाने के लिए, ये एक आध दो इधर मंत्री पद मिल जाए और एक आध दो उधर मंत्री पद केंद्र में मिल जाए, इस लालसा में जिसने अपने दादा को बेचा हो, हम्म। उसकी औकात 2 सीट की भी नहीं है। बहुत ही छोटे चीज लोग हैं ये, इनकी कीमत जरूरत से ज्यादा ही दी बीजेपी ने 2 सीटें देके। और शायद उस किसानों के मसीहों का
चित्र सामने रख के, चरण सिंह का नाम सामने रख के समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें दी थी हम्म। कि पोता हुआ तो क्या हुआ, नाम तो चरण सिंह का है। बिल्कुल। अब ये हो गई पोता हुआ तो क्या हुआ, दादा को बेचने वाला है। हम्म। इसलिए जो दे रहे हैं वो भी जरा औकात से ज्यादा है। उनको तो यूपी में 2 मंत्री पद दिए, वो उसी के बाद नमस्ते कर लेना चाहिए थी। हम्म। सर खबर मिली कलकत्ता में जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। जज साहब कोर्ट से जुडिशरी उठकर को अब इस भाजपा पे ज्वाइन कर रहे इस हैं। क्या न्याय करते होंगे सर जज साहब? जैसा एक बार जेटली जी ने लोकसभा में कहा था कि जजों के रिटायरमेंट के बाद उनको मिलने वाली नई पोस्ट को रिटायरमेंट के पहले दिए हुए न्यायदान के साथ तोलना चाहिए, तब न्यायपालिका अपना चेहरा आईना में देख ले। जब आपका रिटायरमेंट आया तो सरकार के फेवर में फैसले दे के नई पोस्टिंग लेते हैं, ये इनडायरेक्ट आरोप था उनका। तो जुडिशरी को ये भी देखना चाहिए, न्यायपालिका में जो काम करते हैं, न्यायदान में जो काम करते हैं, जिनके ट्रांसपेरेंसी और जिनसे बिल्कुल एक इक्वल लेवल पे दोनों को जज करे ऐसा समझा जाता है, यदि उनका राजनीतिक भी हो तो कम से कम रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफा देने के बाद 5 साल का लॉक इन पीरियड चाहिए कि 5 साल तक वो कुछ काम नहीं करे किसी राजनीतिक दल में। नहीं तो आप इधर सब फैसला दे दिए, उधर राज्यसभा ले लीजिए, इधर फैसला दे दीजिए राजकीय दल के फेवर में और दूसरे दिन लोकसभा लड़ने के लिए उतर जाइए। तो फिर ये न्यायदान नहीं है, न्यायपालिका को बेच रहे हैं आप, ये सौदा है। हम भी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे काम करते हैं, लेकिन मतदान तो मैं भी करता हूं। प्रज्ञा जी, मतदान तो आप भी करती होगी, आप भी किसी ना किसी को मत देती होगी। बिल्कुल। लेकिन कल मैं यहां से आपके यहां से उठ के जाके कल लोकसभा का पर्चा भर दूं किसी राजनीतिक दल का, तो फिर मेरी पूरी राजनीतिक विश्लेषण जो मैं कर रहा था अभी तक 1 साल से, ये दलाली था उस पार्टी के लिए। मैं भेड़िया था पत्रकारों में घुसा हुआ, जो पत्रकारिता के पवित्र क्षेत्र में अपने पद का दुरुपयोग कर किसी एक राजनीतिक दल को मैं महिमामंडित कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। आज जिस दिन मुझे राजनीति ज्वाइन करनी होगी उस दिन राजनीतिक विश्लेषक छोड़ के 5 साल घर बैठूंगा, बताऊंगा कि मैं 5 साल कुछ नहीं किया मैंने, और फिर जाके किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करूंगा यदि करना हो तो। सर आखिरी कमेंट, आपको क्या लगता है ये मोदी का परिवार जो एक जुमला है, कैंपेन है, इसका असर क्या है 2024 में? कितना फर्क डालेगा ये कोई फर्क नहीं डालेगा। इसमें मीम्स बन रहे हैं, इसमें मजाक हो रहा है। अभी एक मीम मैंने देखा, एक वीडियो देखा, बहुत हास्यास्पद है। आपने देखा होगा सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल आती थी। उस सीरियल का ओपनिंग कैसा होता था? उस सीरियल का ओपनिंग जो तुलसी थी, किरदार जिसका स्मृति ईरानी जी ने निभाया था, वो ऐसा इंट्रोड्यूस करती थी, ऐसा बुलाती थी सबको, कैमरे पे बुला के ऐसा दरवाजे से ऐसा निकलते हुए। तो किसी ने वही बनाया। अभी स्मृति ईरानी जी ऐसी बुला रही है और फिर परिवार में दिखा रहे कौन कौन है। कहीं विजय माल्या दिख रहा, तो कभी आसाराम बापू दिख रहे, तो कभी कोई डेरा सच्चा सौदा दिख रहा, तो कभी सुशील मोदी मोदी दिख रहा है, तो अडानी जी दिख रहे, तो अंबानी जी दिख रहे। आज मैं बात करता हूं, क्या इस देश का मतदाता जो बेरोजगारी, जो महंगाई से त्रस्त है, इस देश का किसान जो एमएसपी के लिए लड़ रहा है, इस देश का किसान कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल से परेशान है, इस देश के बच्चे पेपर के लीक होने से परेशान हैं, इन तमाम लोगों के लिए जब परिवार है, मेरा पिता रोज दारू पी के घर आता हो, मेरी माँ को मारता हो, मुझे मारता हो, उस पिता को मैं कैसा सम्मान दूंगा? पिता वो सम्मान पाता है जो अपना कर्तृत्व पूरा करता है। क्या मेरा अभिभावक, मेरे कुटुंब का मुखिया, मेरे परिवार का मुखिया, क्या सभी दृष्टि से समान दृष्टि से मुझे दिखता है? मैंने यहां कहा यदि मेरे पिताजी को कि बाबूजी ये गलत कदम आप उठा रहे हैं, वो मुझे कहेंगे कि तू देशद्रोही है, तू दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, इसलिए मेरे निर्णय पे सवाल उठा रहा है। ये परिवार है
सब मिलके साथ चलते हैं। हर इंसान गलती करता है। ये कहावत है, टू ह्यूमन इज एरर टू फॉरगिव डिवाइन। इंसान गलती करेगा, क्षमा करना ये देवत्व है। हम्म। तो ये तो भगवान के रूप है, ये तो गलती करते ही नहीं। हम्म। इनको कोई भी गलती बोली तो लोग हंस रहे हैं। कल की अवतार से। आज लोग, यदि यदि मोदी जी का परिवार पूरे 143 करोड़ लोग है, 143 करोड़ में से 100 करोड़ लोग आंसू बहा रहे हैं अपने दुर्भाग्य पे कि हमें ऐसा मुखिया मिला परिवार का कि जिसके पास हमारे लिए जरा भी दिल में जगह नहीं। चलिए। 56 इंच का सीना है, उसमें जगह नहीं है उस दिल में। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी किस तरीके से फंसी हुई है और सिर्फ मोदी नाम का रोना रो रही है, इसी पर बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।